बंगाल के इस पेशकश में हम पहुंचे हैं मटियापुर, जहां एक बड़ी जो मुस्लिम समुदाय है, इसकी संख्या बहुत बड़ी है, 70% से अधिक की आबादी है मुस्लिम समुदाय की। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक समीकरण होंगे पश्चिम बंगाल में, जहां एक तरफ ओवैसी और हुमायूं कबीर जैसे लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, नौशाद सिद्दीकी भी आईएसएफ के साथ तैयारी कर रहे हैं, सीपीआईएम भी, और कांग्रेस भी निश्चित तौर पर जो नाम आ रहे हैं किसी न किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य रहे हैं और हमेशा से बड़े नौजवान हैं, एकदम साधारण से व्यक्ति हैं। उनकी जो छवि है वो बिल्कुल साधारण सी है और क्षेत्र में हमेशा दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। 2019 में एक घटना हुई थी जिसमें काफी आघात पहुंचा था, उनको काफी चोटें आई थी, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को देखती है और इसका ये देखने को जो लिस्ट जितनी भी जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें ये देखने को मिला है। हमारे साथ मटियापुर जो विधानसभा है उसके जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वीर बहादुर सिंह जी हैं। वीर बहादुर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जो अहम बात कि मुझे लगता है कि आप सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे चेहरे को टिकट दिया है जो बहुत ज्यादा नोन नहीं, लोग जानते हैं, बस ये है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा साधारण रहते हैं इसलिए लगता है कि लोग जानते हैं। आप अगर लोगों से, हर एक समुदाय के लोगों से पूछिएगा हमारा नाम, आपको बता देंगे। और खास करके जो है यह क्षेत्र जो है, इसमें आप लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, राज्य नेतृत्व को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको एक मौका दिए, और उस जो उम्मीद है और जो हमको मौका मिला उस पर हम दोनों पे खड़ा उतरेंगे इस बार। इतने सारे भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, आप ही को टिकट क्यों दिया? देखिए, टिकट मटियापुर से एक ही आदमी को मिल सकता है, सबको नहीं मिल सकता। तो इस बार हमारा नंबर, इससे पहले किसी और को मिला था। पार्टी को लगा कि इस बार हम अच्छा फाइट कर सकते हैं और लोगों का भी इच्छा था कि हम इस बार चुनाव लड़ें, तो इसी हिसाब से मैंने पार्टी में अपना अप्रोच किया था कि हमको इस बार यहाँ से ये किया जाए। तो पार्टी ने हमारे पक्ष में यहाँ पर 157 मटियापुर असेंबली से टिकट दिया और पार्टी के उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा और लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि नतीजा जो भी हो, लेकिन मैं पहले भी उनके साथ था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँ। 2019 में जो घटना हुई थी, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, 2 दिसंबर 2019 जो एमपी इलेक्शन था, यानी कि लोकसभा के चुनाव के बाद 2 दिसंबर 2019 को मटियापुर के 137 नंबर वार्ड में मस्जिद तालाब के पास गोली मारा गया था। पीछे से गोली मारा गया था जो हमारे लंग्स और हार्ट के बीच से निकल गया था, और डॉक्टर साहब बोले थे कि बहुत सौभाग्यशाली है आप कि बच गए, जनरली ऐसे लोग बचते नहीं है। और उसके बाद लगातार 13 दिन तक सीसीयू में था, फिर वहाँ से रिकवर होके घर आया। जनरली यहाँ पर जो सिंडिकेट चलता है, यहाँ पर जो तोलाबाजी चलता है, यहाँ पर लोगों को जो है परेशान किया जाता है, यहाँ पे गरीब लोगों को घर खाली करवाया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, ये धमकी देकर खाली कराते हैं। इस सब के विरुद्ध में जब आप लड़िएगा तो किसी के साथ वैसा घटना हो सकती है, वही मेरे साथ भी। जो सबसे जो बड़ी बात है कि 70% की आबादी है, प्रतिशत की एक समुदाय की आबादी है देश में। जहाँ तक ये जो प्रचार के मामले की, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। ऐसी स्थिति में किस तरह से आप जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एसआईआर के बाद संख्या और जो वोटर है वो उनमें कमी आएगी, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि लगभग स्थानों पर जो यहाँ की रूलिंग पार्टी सत्ताधारी है वो फर्जी वोट से जीतती है। तो इस बार जो फर्जी वोटर थे उनका नाम लगभग बहुत सारा कटा है और आगे और कटेगा जब तक पूरा सप्लीमेंट्री लिस्ट पूरा आ जाएगा उसके बाद। और जो वोट का डिवाइड होगा इस बार, जो है जो टीएमसी के उम्मीदवार है उनसे बहुत सारे लोग खुश नहीं है, प्लस और भी उम्मीदवार लोग हैं। अगर आपस में वो लोग अलग अलग वोट पड़ता है तो उम्मीद रखिए कि इस बार भाजपा यहाँ पर जो है विजय प्राप्त करेगी। और अगर हिंदू हमारे सभी एक साथ वोट करें, घर से निकले, तो निश्चित हमारा ही जीत। आपको ये नहीं लगता कि असंभव सा दिखता है? देखिए, असंभव कुछ भी नहीं है, ये जीवन एक संघर्ष है, यहाँ युद्ध ही परामर्श है, तो असंभव नहीं है। या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे कि आगे कैसे क्या करना। एक जो है बड़ा सवाल, जिस तरह से आप देखें कि आज अमित शाह जी ने चार्जशीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चार्जशीट जारी की है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीएमसी का एक एक कार्यकर्ता जो है, पुराने कार्यकर्ताओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग टीएमसी के फाउंडिंग मेंबर थे वो आज घर पे, और जो लोग मतलब अभी आए हैं, यानी जो पुराने कार्यकर्ता है वो टोटो चला रहे हैं,
ठीक है। और जो नए टीएमसी के अभी रहनुमा बने हैं वो लोग कटमनी कर रहे हैं, तो टीएमसी पूरी तरह से बर्बाद है। और चार्जशीट अगर आप बोलेंगे तो टीएमसी में 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिन पर कोई ना कोई संगीन आरोप आपको मिलेगा। और लगभग जगह पे क्या होता है कि कोई भी काम होता है तो वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, आपको घर बनाना हो, आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराना हो किसी को, तो ये सब तो जो है ना माइक्रो लेवल पर यहाँ पर जो करप्शन है उससे लोग त्रस्त हैं। और जो बड़े बड़े आसामी हैं वो लोग इन लोगों को आश्रय देते हैं ताकि ये लोग और कर पाए। इसलिए बंगाल की जनता इस परिवर्तन के मूड में और परिवर्तन कर रहेगी। 2019 की जो घटना का आपने जिक्र किया, बताया कि वहां पे गोली चली थी, आपको कौन उस गोलीकांड में शामिल था? देखिए उस समय के वहाँ के जो काउंसिलर थे वो उसके पीछे और उनके जो गुंडे सारे लोग टीएमसी के ही थे। और सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया जिन्होंने हम पर हमला किया था वो, और जिन्होंने करवाया था वो। पुलिस जो है निष्क्रिय रूप से जो है अभी तक सोई हुई है। जब 2019 से 7 साल का समय, आपको पता था किसने आपको गोली मारी थी? जी हाँ, देखिए प्रशासन को जो काम 1 महीना में कर सकती है वो 7 साल में नहीं की, लेकिन हमारी सरकार बनते ही पहले वो लोग अंदर जाएंगे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला कराया था। और बाकायदा हमारे पास जो है अगर प्रशासन इसको ठीक से जांच करती तो 1 महीना के अंदर जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन अफसोस यह है कि क्योंकि यहाँ का प्रशासन भी जो है कहीं ना कहीं दबाव में है और दबाव में ही काम करता है। लेकिन प्रशासन को हम लोग कहना चाहेंगे कि इस बार जो है मोदी सरकार अगर बंगाल में आती है तो आपको 7th पे कमीशन मिलेगा। इसलिए हम लोग के साथ आइए, कमल का बटन दबाइए, भाजपा को विजयी बनाइए और उम्मीद रखिए आपको 7th पे कमीशन मिलेगा और हमको इंसाफ मिलेगा। किसने गोली मारी थी? देखिए व्यक्ति तो नाम जो है पीछे से गोली मारकर वो निकल गया। उस व्यक्ति को मैं देख नहीं पाया क्योंकि वहां पर मैं जल्दी में अपने स्कूल जा रहा था तो पीछे से मार के चला गया। लेकिन जिन्होंने ऑपरेट किया, जिन्होंने उसको सहयोगिता की, जो लोग उसको हायर किए थे, वो पूरा ग्रुप को जो है हम अच्छे से जानते हैं। और बाकायदा 1 दिन पहले ये हमको सूचना मिली थी कि हम पर कोई बड़ा हमला होने वाला है, लेकिन साधारणतः लोग बोलते रहते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला, इसलिए हमने उस बात को इग्नोर कर दिया था जिसके कारण वो घटना हुई थी। एक बड़ा सवाल कि मटिया बुर्ज में अगर आपको मौका मिलता है, जनता यहाँ की का मौका अगर आपको देती है तो क्या करना चाहिए? देखिए मटिया बुर्ज में समस्या एक नहीं अनेक है। आप अगर हाट में जाते हैं, आज की शनिवार है, आप यहाँ से जाइए हाट में जाइए, आपको जो रास्ता पैदल चलने में 5 मिनट लगता है वही रास्ता पैदल चलने में 15 मिनट लगेगा। सोचिए, पैदल चलने के लिए जगह नहीं रहता इसी मटिया बुर्ज, तो एम्बुलेंस कैसे निकलेगा? लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता है मटिया बुर्ज में। साथ ही एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग माने नर्सिंग होम की तरह हॉस्पिटल है जिसमें अगर आप एक बीमारी के बाद दूसरा बीमारी बताएंगे तो वहां से रेफर आपको दूसरे एसएसकेएम में या कहीं और कर दिया जाएगा और फिर आप पूरे कलकत्ता के चक्कर लगाएंगे, आपको कहीं पर भर्ती नहीं किया जाएगा। रोगी त्रस्त होता है और लास्ट में कई की तो जान चली जाती है। रोजगार के मामले में यहाँ पर केशोरम कॉटन मिल है जो कई दशक से बंद है और अभी तक उसको खोलने का कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार आएगी तो उसको खोलने का पूरा प्रयास करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। महिला सुरक्षा के मामले में भी ये मटिया बुर्ज बहुत संवेदनशील एरिया है। यहाँ पर लोग जो है खुद को सुरक्षित नहीं मानते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि रविंद्र नगर थाना एरिया में जो है, रविंद्र नगर के सामने जो है एक तुलसी मंच को जो है वहां पर लोगों ने तोड़ दिया था, सामाजिक तत्वों ने, और पुलिस प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखती रही। तो लॉ एंड ऑर्डर भी फेल है, स्वास्थ्य भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, कुछ नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भी एकदम जीरो है। एक आप इतने साधारण से व्यक्ति हैं और विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है और बहुत सारे खर्चों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। आज का जो चुनाव है वो पहले जैसा नहीं है। किस तरह से इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ेंगे? देखिए, जब आपको लोग नहीं जानेंगे तो ये सब समस्या आती है, लेकिन जब आपको लोग जानेंगे तो रास्ता आसान होता है। और नया काम है तो समस्या आती है, लेकिन समस्या के साथ साथ हल भी आता है। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो खुद से हमारा प्रचार शुरू कर दिए हैं, बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, आपका प्रचार हम कर रहे हैं। तो वो लोग खुद से घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो साथ में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने अपने सहयोग से जो है हर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि जैसा कि इस बार हम लोग को पश्चिम बंगाल में परिवर्तन लाना है। झलक डिजिटल के माध्यम से मटिया बुर्ज विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मटिया बुर्ज विधानसभा में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि मोदी जी का हाथ को मजबूत कीजिए। अगर आपको करप्शन से मुक्ति चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, नारी को सुरक्षा चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, यह सभी कुछ अगर चाहिए तो सिर्फ एकमात्र सरकार
वो मोदी सरकार दे सकती है। अगर भाजपा में कमल खिलेगा तो यूपी मॉडल भाजपा में लागू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे बीर बहादुर सिंह को, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मटिया बुर्ज विधानसभा से, और इनका कहना है कि अगर मोदी की सरकार आएगी तो पश्चिम बंगाल की जनता का भला होगा। एक साधारण से व्यक्ति हैं, लगातार अपने क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़े जितना देखने को मिला, जानने को मिला, बड़े जमीनी व्यक्ति हैं। बहुत हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता कैसा होता है आप समझ ही सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं और शायद ये बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। मटिया बुर्ज क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, यहाँ का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल थोड़ी सी अलग सी है, लेकिन इसमें भी जो है कि सेंधमारी करके और किस तरह से चुनाव जीतना चाहिए, इसके लिए पूरे तरह से प्रयासरत हैं। झलक डिजिटल आपको पूरे विधानसभा की पूरी झलकियां दिखाता रहेगा बैटल ऑफ बंगाल में। आप लगातार देखते रहिए झलक डिजिटल। विवेक शुक्ला के साथ क्या नाम है, पूर्व माझी।